तो दोस्तों आज अपन मॉक पेपर सॉल्व करने वाले हैं महावितरण जूनियर असिस्टेंट अकाउंट पेपर का। ओके, विद कंप्लीट सॉल्यूशन। और जो भी पेपर पैटर्न है वो अपडेटेड पेपर पैटर्न है जो महावितरण ने अपने पीडीएफ में मतलब जो नोटिफिकेशंस था उसमें दिया था, उसका एक पेपर पैटर्न जो था उसी पेपर पैटर्न में अपन ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो कल के लिए थोड़ा सॉरी कहना चाहता हूँ। कल का जो वीडियो था उसमें थोड़ी वॉइस क्लियर नहीं थी एक्चुअली, क्योंकि सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड कोल्ड, सो दैट्स व्हाई। ओके, लेकिन आज थोड़ा मैं ट्राई करूंगा कि वॉइस क्लियर आ जाए। तो पेपर पैटर्न तो अपना पता ही है सबको। पेपर पैटर्न जो है वो 4 पार्ट्स में रहने वाला है। सबसे पहला जो पार्ट है वो प्रोफेशनल नॉलेज है, सेकंड जो है वो रीजनिंग है, थर्ड जो है वो क्वांटिटी एप्टीट्यूड है, एंड फोर्थ जो है मराठी है। यही पैटर्न के हिसाब से हम पेपर को सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे वही है 25, 20, 15 एंड 30। मार्क्स सेम रहेंगे। तो यही पेपर पैटर्न के हिसाब से अपन सॉल्व करेंगे। और ये फर्स्ट लेवल का है। मतलब फर्स्ट लेवल का इसलिए बोला है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आएंगे वो बिगिनर्स भी हो सकते हैं, एक्सपर्ट भी हो सकते हैं, लेकिन जो बिगिनर्स है उनका लॉस नहीं होना चाहिए कि डायरेक्ट हम अगर कुछ हार्ड लेवल के क्वेश्चंस देते हैं तो हो सकता है उनका माइंड चेंज हो और वो पेपर देने भी ना जाए। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि वो पेपर देने नहीं जाए। हम ये चाहते हैं कि पढ़ाई हुई है नहीं हुई है फिर भी पेपर देने जाना चाहिए। ओके, भले ही अपने को कुछ नहीं आता होगा लेकिन पेपर देना जाना चाहिए। ओके, तो इसलिए ये जो है ये लेवल 1 है। इसके बाद लेवल 2 और लेवल 3 ऐसे 3 मॉक पेपर में सॉल्व करके दूंगा, जिसमें लेवल जो है वो थोड़ा चेंज होते जाएगा क्वेश्चंस का। और जो थर्ड रहेगा वो एक्सपेक्टेड वाला रहेगा कि ये क्वेश्चंस अपने को एग्जाम में आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड। मेरी जो टीम है वो वही लगी है कि कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है क्या नहीं है, वही क्वेश्चंस अपन यहाँ पे अभी थर्ड मॉक में सॉल्व करना है। सेकंड जो रहेगा वो मीडियम लेवल रहेगा, मतलब आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और थोड़ा वीडियो जो है वो थोड़ा लेंदी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैं हर चीज जो है वो एक एक सॉल्व करके देने वाला हूँ आपको। ऑलरेडी मैं चाहता कि ये सारी चीजें आपको व्हाइट बोर्ड पर बताऊं, लेकिन पॉसिबल नहीं हुआ। ओके, लेकिन मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा कि आपको सारी चीजें इजीली प्रोवाइड करूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अपना पहला जो सेक्शन है वो है प्रोफेशनल नॉलेज का। तो प्रोफेशनल नॉलेज के ऊपर 25 क्वेश्चन है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट सेक्शन का प्रोफेशनल नॉलेज में अपना फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर अ करंट असेट। तो अभी कौन सी ऐसी यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है वहां पे कंसीडर करते हैं अपन करंट असेट में। तो लैंड है, कैश है, इक्विपमेंट है, बिल्डिंग है। तो लैंड जो है, इक्विपमेंट जो है, वो बिल्डिंग जो है, ये फिक्स असेट होती है। ओके, लेकिन कैश जो होती है वो क्या है अपनी करंट असेट, इसलिए इसका आंसर क्या है करंट असेट। ओके, सेकंड क्वेश्चन, What does the accounting equation state? तो अकाउंटिंग इक्वेशन मतलब क्या होता है इनडायरेक्टली, असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी। मतलब फर्स्ट जो आंसर है अपना असेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इट रिफ्लेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी असेट एंड लाइबिलिटी एंड ओनर इक्विटी। ओके, थर्ड क्वेश्चन जो रहेगा वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइबिलिटी। इसमें लाइबिलिटी कौन सी है, इन्वेंट्री है, अकाउंट्स रिसीवेबल है, अकाउंट पेएबल है एंड कैश है। तो लाइबिलिटी मतलब हमें पे करना है, तो इन्वेंट्री भी नहीं है। अकाउंट्स रिसीवेबल मतलब अपना असेट आता है, कैश भी अपना करंट असेट आता है, इसलिए इसका आंसर रहेगा अकाउंट्स पेएबल जो थर्ड वाला है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ बैलेंस शीट। अभी बैलेंस शीट तो सबको ही पता है। बैलेंस शीट का मेन पर्पस होता है कि फाइनेंशियल पोजीशन अपने को पता होनी चाहिए कि बिजनेस प्रॉफिट में है, लॉस में है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस है, कितनी असेट है, कितनी लाइबिलिटी है। ये जो सारी चीजें होती है वो अपने को कहाँ पे पता चलती है, बैलेंस शीट में। इसलिए इसका आंसर जो है वो सेकंड वाला है, टू शो फाइनेंशियल पोजीशन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन अ टाइम। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है विच अकाउंट इंक्रीज विद द डेबिट। तो जो अगर अकाउंट इंक्रीज होता है डेबिट के लिए वो होता है हर बार असेट। ओके, डेबिट इंक्रीज असेट अकाउंट एंड डिक्रीज लाइबिलिटी एंड इक्विटी अकाउंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 6 है, व्हाट डज द टर्म डेप्रिसिएशन रेफर्स टू। अभी डेप्रिसिएशन भी सभी को पता है, जो भी हमारी टेंजिबल असेट्स होती है मतलब फिक्स असेट होती है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं अपन एवरी ईयर। डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, वैल्यू कम होना। मतलब कोई भी अगर असेट अपन परचेस करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम मोबाइल परचेस करते हैं आज, ओके, और कल उसको अगर सेल करना चाहते हैं तो सेम वैल्यू मिलेगी क्या, नहीं, उसकी वैल्यू क्या होगी, डेप्रिसिएट होगी। मतलब वैल्यू क्या हो रही है उसकी, कम हो रही है। इनडायरेक्टली वो क्या है अपना डेप्रिसिएशन। इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा सेकंड, द अलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ टेंजिबल असेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मतलब ये कौन सा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं है।
तो रेंट भी है, यूटिलिटी भी है, सैलरी भी है, ये तीनों जो है ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में होता है। लेकिन परचेज ऑफ मशीनरी ये जो है ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस में काउंट नहीं होता, क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ मशीनरी परचेज कर रहे हैं, इसलिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में काउंट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 8, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इनकम स्टेटमेंट। अभी इनकम स्टेटमेंट का क्या पर्पस है कि जो भी अपना रेवेन्यू है, कितना एक्सपेंसेस है, कितना प्रॉफिट है, ये अपने को शो कौन करता है, इनकम स्टेटमेंट। तो इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा, सेकंड, टू समराइज द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ओवर अ पीरियड। नेक्स्ट 9, which of the following accounting method recognize revenue when it is earned। तो इसका भी आंसर अपन देख चुके हो पहले कि अगर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होता है तो उसका आंसर रहेगा एक्यूरल बेसिस अकाउंटिंग। ओके, जो भी रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज करता है। ओके, नेक्स्ट 10 क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन ऑडिट। तो ऑडिट का मेन पर्पस क्या है, टू एक्सेस द एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपन ने किए हैं वो एक्यूरेट है कि नहीं है ये चेक करना, मतलब इनडायरेक्टली क्रॉस वेरिफिकेशन करना, वो होता है अपना ऑडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टैक्स इज लीव्ड ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो वैल्यू एडेड टैक्स जो अपन अभी जो है सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस पे जीएसटी लगाते हैं, तो इसका आंसर जीएसटी भी आ सकता है अगर जीएसटी ऑप्शन रहा तो, या फिर वैल्यू एडेड टैक्स मतलब वैट। अभी यहाँ पे दिया है वैट, इसलिए आंसर क्या आएगा इसका वैट। अगर यहाँ पे जीएसटी आंसर रहता तो यहाँ पे आंसर भी ऑप्शन अगर रहता तो जीएसटी भी इसका आंसर रहता। ओके, नेक्स्ट 12, व्हाट डज GAAP स्टैंड फॉर। तो ये भी क्वेश्चन हुआ है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मतलब इट इज अ कलेक्शन ऑफ कॉमनली फॉलोड अकाउंटिंग रूल्स स्टैंडर्ड फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ अकाउंट रिसीवेबल डिपार्टमेंट। अकाउंट रिसीवेबल डिपार्टमेंट का रोल क्या है कि टू कलेक्ट द पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर। सेकंड ऑप्शन है इसका, टू कलेक्ट द पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर। 14 क्वेश्चन, a company has total asset of ₹2 lakh and total liability of ₹1,20,000, what is the equity। तो इसका इक्विटी क्या रहेगा 80,000। ओके, इसलिए इसका आंसर कितना है 80,000। कैसे है कि 2 लाख असेट्स माइनस लाइबिलिटी, तो अपना क्या बन जाता है यहाँ पे इक्विटी। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मेन पर्पस क्या है, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू स्टेक होल्डर फॉर डिसीजन मेकिंग, क्योंकि जो भी अपने स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको डिसीजन लेने के लिए क्या यूज करते हैं अपन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे अभी अगर शेयर्स है अपने कंपनी के, तो अगर शेयर मार्केट में अगर मुझे कंपनी में पैसा लगाना है तो उनको हमें फाइनेंशियल पोजीशन बतानी पड़ेगी, तो इसलिए अपन यूज करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्या कंसेप्ट है, टू ट्रैक द कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो ओवर अ पीरियड, मतलब जो भी इनफ्लो कैश होता है या आउटफ्लो कैश होता है उसको ट्रैक करने का काम करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट, व्हेन प्रिपेयरिंग अ बैंक रिकंसिलिएशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू नॉट कंसीडर। तो इन्वेंट्री लेवल, बैंक फीस होती है, डिपॉजिट इन ट्रांजिट, आउटस्टैंडिंग चेक, क्योंकि बैंक रिकंसिलिएशन मतलब बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन। ओके, इसलिए इसका आंसर क्या है इन्वेंट्री, क्योंकि नॉट कंसीडर्ड बोला है, इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा इन्वेंट्री लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन करंट लाइबिलिटी। इसमें से नॉन करंट लाइबिलिटी कौन सी है, तो इसकी नॉन करंट लाइबिलिटी है लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। ओके, क्योंकि ये बियॉन्ड द ईयर जाता है। ओके, इसलिए इसको नॉन करंट लाइबिलिटी अपन बोलते हैं। ओके, इसका आंसर क्या है इसका लॉन्ग टर्म डेब्ट। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन, अ जर्नल एंट्री फॉर रिसीविंग कैश फ्रॉम अ कस्टमर वुड इंक्लूड। अब जर्नल एंट्री करना है, रिसीव कैश हो रही है कस्टमर से, तो कैश क्या आएगा डेबिट आएगा, जो अकाउंट रिसीवेबल रहेगा वो क्रेडिट रहेगा, इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा थर्ड, डेबिट कैश एंड क्रेडिट अकाउंट रिसीवेबल। ओके, नेक्स्ट 20, which accounting concept assume that a business will continue to operate indefinitely। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट रहता है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट मतलब फॉर विजिबल फ्यूचर्स, मतलब अपन फ्यूचर डायरेक्शन को देख के अपन बिजनेस को क्या करता है ऑपरेट करता है, इसलिए उसको बोलते हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 21, व्हाट इज द करेक्ट जर्नल एंट्री फॉर द पेमेंट फॉर द रेंट। अभी पेमेंट की एंट्री करना है रेंट के लिए, तो अपने पास से क्या है कैश जाएगी और रेंट एक्सपेंसेस डेबिट होगा, क्योंकि एक्सपेंसेस हर बार डेबिट होता है, जो इनकम जाती है व्हाट गोज ऑन वो क्रेडिट, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा फर्स्ट डेबिट रेंट एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट कैश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 22,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बजट? तो बजट का प्राइमरी फंक्शन क्या है? टू प्रेडिक्ट फ्यूचर रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। ओके, क्योंकि ये अपने को फाइनेंशियल पोजीशन के लिए रहती है, उसका ऑर्गेनाइजेशनल का प्लान क्या रहेगा वो अपने को प्रेडिक्ट करने में काम आता है, इसलिए बजट का प्राइमरी फंक्शन। नेक्स्ट 23rd, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन ओवर स्टेटमेंट ऑफ असेट? ओवर स्टेटमेंट मतलब मिसलीडिंग फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब ओवर स्टेटिंग असेट जो होती है वो फॉल्स इंप्रेशन रहती है फाइनेंशियल हेल्थ के लिए, जो डिसीजन मेकिंग के लिए अफेक्ट करती है, इसलिए उसका मिसलीडिंग फाइनेंशियल पोजीशन आंसर है। नेक्स्ट जो है वो 24 है, What does the term working capital refers to? Working capital मतलब क्या होता है? The difference between the current asset and current liability. जो भी अपना वर्किंग कैपिटल होता है, जहां पे अपन स्टार्टिंग करते हैं, ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो या फिर वर्किंग कैपिटल है अपना, तो इसमें क्या होता है कि डिफरेंस बिटवीन क्या होता है? इट करंट असेट एंड करंट लायबिलिटी। एंड लास्ट वन इज 25 क्वेश्चन, ओके, व्हेन इन्वेंटरी इज सोल्ड व्हिच अकाउंट आर अफेक्टेड? तो इन्वेंट्री अगर सोल्ड करते तो विच अकाउंट अफेक्टेड? तो सेल्स रेवेन्यू एंड इन्वेंट्री अफेक्ट होता है, ओके। तो ये अपने प्रोफेशनल के लिए फर्स्ट सेक्शन है, जिसमें 25 क्वेश्चंस अपन ने सॉल्व किए हैं, इजी क्वेश्चंस थे, ओके। और जो बिगिनर्स हैं उनके लिए सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे बेसिक, बेसिक के बाद थोड़ा इंटरमीडिएट जाएंगे एंड देन उसके बाद एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे, ओके। ओके, स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड सेक्शन जो रहेगा अपना एनालिटिक रीजनिंग का। ओके, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे सारी चीजें व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करके यहाँ पे अपने को इमेज में फॉर्मेट की है। मेरा कंसेप्ट वही था कि आपको व्हाइट बोर्ड पे सिखाओ, लेकिन आज पॉसिबल नहीं हुआ। ओके, मैं नेक्स्ट या फिर उसके जो नेक्स्ट मॉक रहेगा उसमें ट्राई करूंगा कि आपको व्हाइट बोर्ड पे बता सकूं। ओके, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है रीजनिंग का कि इफ ए इज अ ब्रदर ऑफ बी एंड सी इज अ सिस्टर ऑफ ए, ए जो है वो बी का ब्रदर है और सी जो है वो ए की सिस्टर है, तो व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड बी? तो यहाँ पे सी एंड बी का रिलेशन बताना है। तो यहाँ पे देखिए अपन ने की है कि ए जो है वो क्या है? बी का ब्रदर है और सी जो है वो ए की क्या है? सिस्टर है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप बोला है कि बी एंड सी, तो इनडायरेक्टली अगर ए एंड बी ये जो ब्रदर्स है तो सी भी ए की क्या है? सिस्टर है, तो बी एंड सी क्या हो गई? सिस्टर ही हो गई, इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा? ए सिस्टर। सबसे पहले तो डायग्राम ड्रॉ कर लेना। एग्जाम जब होती है तो विदाउट डायग्राम तो अपन डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए सबसे पहले डायग्राम निकालना बहुत जरूरी है। विदाउट डायग्राम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना, ओके। तो सबसे पहले जैसे मैंने डायग्राम निकाली है, आप थोड़ी ही डायग्राम निकालो, मैंने एक्सप्लेन करने के लिए इतना सारे चीज किए हैं, अदरवाइज आपके 3 इसमें ही अपने को आंसर पता चल जाता है। इसलिए ड्रॉ करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि विदाउट ड्रॉ आप मत सॉल्व कीजिए, थोड़ा टाइम जाएगा लेकिन आंसर परफेक्ट आएगा। और नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो उसको स्किप करो, ओके। ना कि टिक करते जा रहे हैं पूरा सॉल्व करना है, पूरा सॉल्व करना है, उसमें जो भी करेक्ट है उसमें भी नेगेटिव मार्किंग आ जाएंगे, ओके। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इन अ फैमिली ऑफ 6 मेंबर, ए इज अ मदर ऑफ बी, सी इज अ ब्रदर ऑफ बी, डी इज अ फादर ऑफ ए एंड ई इज अ सिस्टर ऑफ सी, हाउ इज ई रिलेटेड टू डी? तो देखो यहाँ पे ए क्या बोला है? ए इज अ मदर ऑफ बी। तो यहाँ पे देखो डायग्राम अपन ने ड्रॉ किया है कि ए जो है वो क्या है? बी की मदर है, ओके। और यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोला है? सी इज अ ब्रदर ऑफ बी, सी जो है वो क्या है? ब्रदर है, सी जो है वो क्या है? बी का ब्रदर है। एंड डी इज अ फादर ऑफ ए, तो डी क्या है? ए का फादर है। एंड ई इज अ सिस्टर ऑफ सी, ई क्या है? इसकी सिस्टर है। तो हाउ इज डी रिलेटेड टू ई? सॉरी, ई रिलेटेड टू डी। तो ई जो है वो डी की क्या है? तो ई जो है वो डी की क्या है? ग्रैंड डॉटर है, ओके। मतलब मम्मी के पिताजी, ओके, इनडायरेक्टली। तो उनकी जो ई है वो क्या लग रही है? तो यहाँ पे क्या आएगा इसका आंसर? ग्रैंड डॉटर, ओके। मैंने पूरा सिस्टमेटिक सॉल्व करके दिया है, आप सिर्फ थोड़ा माइंड को रिफ्रेश करके देखिए, ओके। नेक्स्ट, अब यहाँ पे बोला है थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ एनालॉजी? अभी एनालॉजी तो सबको ही पता है, जैसे डॉग है तो बार्क करता है, ट्री है तो लीफ है, टीचर है तो स्कूल है। मतलब सारी चीजें क्या है? एनालॉजी के हिसाब से सारी चीजें प्रॉपर है। रिलेशनशिप बिटवीन टू पेयर्स क्या है? इनडायरेक्टली करेक्ट है, इसलिए इसका आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, इफ द वर्ड बुक इज कोडेड एज CQQM, व्हाट इज द कोड फॉर PEN? मतलब अगर बुक के लिए हमको CQQM दिया है तो पेन के लिए क्या कोड है? तो मैंने यहाँ पे देखो, बुक में अभी यहाँ पे 4 कैरेक्टर्स है, जैसे बुक में 4 कैरेक्टर्स है
पेन में 3 कैरेक्टर्स है, लेकिन ओ जो है वो क्या है, रिपीट हुआ है, मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे कितने कैरेक्टर्स है, सिर्फ 3 ही कैरेक्टर है, बी ओ के, और यहाँ पे भी सी क्यू एम। तो उसके हिसाब से अपने को यहाँ पे सॉल्व कर रहा है, तो जो बी है वो सी के कितने 1 से बड़ा है, सिर्फ एक इंक्रीमेंट है, क्यू जो है वो 2 इंक्रीमेंट है, और के भी है जो 2 इंक्रीमेंट है। तो अपने को यहाँ पे भी वही सॉल्व करना है, लेकिन इसको रिवर्स में लेना है, जैसे ऑप्शंस जो दिए हैं वो रिवर्स ऑर्डर में दिए हैं अपने को। ओके, तो यहाँ पे देखो पी का 2 प्लस किए है, ई का 2 प्लस किए है, और एन का 1 प्लस किए, ये रिवर्स ऑर्डर में सॉल्व किया, इसलिए इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा, फर्स्ट। अदरवाइज सब जन इसका आंसर क्या करते थे मालूम है, कि यहाँ पे जो पहले है पी के बाद क्यू आता, तो यहाँ पे क्यू आंसर आता था, फिर उसके बाद ई के बाद यहाँ पे देखो डी में अभी माइनस में जा रहा है, यहाँ पे अभी यहाँ पे आंसर क्या आएगा, डी में आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि वो माइनस में डी ई होता है। ओके, या डी डी डबल इसमें आएगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या है, रिवर्स में दिया है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, आर जी ओ। ओके, नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट कैन बी मेड विद द लेटर ऑफ द वर्ड मैथ। अभी कितने टाइप के अरेंजमेंट कर सकते हैं मैथ वर्ड से, तो ये सिंपल है, लोगों को लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जस्ट जो भी वर्ड अगर दिए हैं तो उसका हमें निकालना है फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल ऑफ मैथ मतलब मैथ में कितने कैरेक्टर्स है, टोटल 4 कैरेक्टर, और फैक्टोरियल निकालना मतलब जो भी नंबर्स अपने को दिया हुआ है, जैसे 4, तो 4 को क्या करना है अपने को 1 तक मल्टीप्लाई करते हुए जाना है, मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इनडायरेक्टली इसका आंसर कितना है 24। तो 4 का अगर यहाँ पे 5 कैरेक्टर रहते तो 5 का कैरेक्टर्स अगर निकालते हैं फैक्टोरियल तो 120 आंसर आता था। ओके, तो यहाँ पे जैसे हमने दिए हैं लेटर्स, तो उनको क्या निकालना है अपने को, जस्ट फैक्टोरियल निकालना है। तो मैंने यहाँ पे बता दिया, कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ मैथ, मैथ में कितने कैरेक्टर्स है 4, तो 4 का कैरेक्टर्स मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, नेक्स्ट 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ क्लासिफिकेशन। सेम क्लासिफिकेशन में भी ग्रुप ही क्रिएट होते हैं, लायन, टाइगर, एप्पल, फ्रूट, पेंसिल, इरेजर, मतलब सभी रिलेशनशिप क्लासिफिकेशन सेम ग्रुप में आते हैं, इसलिए इसका आंसर भी क्या रहेगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कम नेक्स्ट इन द सीरीज 2, 4, 8, 16। अब यहाँ पे 2, 4, 8, 16 की सीरीज अपने को दी है, तो नेक्स्ट नंबर क्या रहेगा ये निकालना है। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे देखते बराबर ही पता चल जाता है कि ये जो वैल्यू है ये हर बार क्या है, नेक्स्ट मतलब 2 से क्या हुई है, मल्टीप्लाई हुई है, मतलब 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा हमारा 32। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज सिमिलैरिटी। अब यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन 2 पेयर्स देखना है, कैट, डॉग, हैमर, नेल, सन, मून, ये सभी क्या है, सेम सिमिलैरिटीज के हैं। ओके, इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट 9th, if the alphabet series start from A equals to 1, B equals to 2 and so on, Z equals to 26, मतलब हर नंबर के अपने को कैरेक्टर्स के नंबर्स दिए हैं। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द वर्ड कैब, CAB, तो CAB का अपने को आंसर निकालना है। तो A की 1 है, B की 2 है, Z की 26 है, तो C के लिए क्या है 3 है, A के लिए क्या है 1 है, एंड B के लिए क्या है 2 है। अगर 3 प्लस 2 प्लस 1 करते हैं तो आंसर क्या आएगा इसका 6। ओ, यहाँ पे मैंने 7 करके रखा है, यहाँ पे क्या आएगा इसका आंसर 6 आएगा, ये थोड़ा गलत हो चुका है यहाँ पे। ओके, ये जो आंसर है ये यहाँ पे क्या आएगा 6 आएगा। ओके, ये इसका आंसर जो है ये 6 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कोडिंग सिस्टम इफ A is represented as @ B as a blank, what is the code for cap? सेम, तो अभी A के लिए अपने को @ दिया हुआ है, B के लिए तो ब्लैंक और C के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए इसका आंसर जस्ट क्या आएगा, सिंपल एक @ ही आएगा, क्योंकि A के लिए ही अपने को दिया है, B के लिए तो ब्लैंक है और C के लिए तो कुछ भी नहीं दिया है, इसलिए इसका आंसर सिंगल @ आएगा। ओके, नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, in a family if A is married to B and C is their child, what is C relationship to B? तो यहाँ पे देखो A एंड B क्या है, हस्बैंड वाइफ है, और C उनका क्या है, अब चाइल्ड बोला है, तो चाइल्ड में रिलेशनशिप पता है क्या यहाँ पे, कि वो लड़का है, लड़की है, कुछ भी नहीं है, डॉटर है या सन है, अपने को कुछ भी नहीं पता, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, डॉटर और सन, क्योंकि उनका स्पेसिफिक जेंडर दिया नहीं है कि वो उसकी डॉटर है या फिर वो उसका सन है, ऐसे नहीं दिया, उन्होंने क्या बोला है, जस्ट उसका चाइल्ड है करके। ओके, नेक्स्ट 12th, विच शेप इज सिमेट्रिकल।
अब देखो यार, ट्राइंगल दिया है, सर्कल दिया है, स्क्वायर दिया है एंड बोथ बी एंड सी दिया है। तो ट्राइंगल, सर्कल, स्क्वायर। ट्राइंगल जो है, ओके, तो यहाँ पे ट्राइंगल जो है तीन साइड्स आते हैं, सर्कल, स्क्वायर। सर्कल जो होता है वो सर्कुलर होता है एंड जो स्क्वायर है उसको इक्वली डिवाइड। तो यहाँ पे बोथ सर्कल एंड स्क्वायर कैन बी डिवाइड इनटू इक्वल हेल्प शोइंग सिमेट्री। ओके, इसलिए इसका आंसर क्या है? बोथ बी एंड सी। 13 क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स डज द डिजिट 3 अपीयर्स इन द नंबर फ्रॉम 1 to 100? मतलब 1 to 100 में 3 जो नंबर्स डिजिट है वो कितनी बार आता है, हाउ मेनी टाइम्स आता है, वो अपने को यहाँ पे काउंट करना है। तो देखो 1, 13 और उसके बाद 23, 33 में आता है, 33 टेबल में पूरे ही 3 आते हैं, मतलब इनडायरेक्टली 30 से लेकर 39 तक अगर देखा जाए तो वो 10 नंबर्स हो गए। और ऐसे अगर देखा जाए तो टोटल अगर 1 से लेके अगर 10 तक अपन टेबल देखते हैं तो यहाँ पे 9 डिजिट्स हो गए। ओके, 30 का टेबल अगर छोड़ते हैं तो इनडायरेक्टली 10 + 9, इसका आंसर कितना आएगा? 19। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, इफ ए मीन्स बी एंड बी मीन्स सी, व्हाट डज ए मीन्स? तो ए मीन्स अगर बी है और बी मीन्स सी है तो सेम बात है कि ए जो है वो बी है और बी जो है वो सी है, तो ए बी क्या हो गया? सी हो गया, इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा? सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ क्लॉक शो 3:15, मतलब 3:15, 3 hours 15 minutes. ओके, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द आवर्स एंड द मिनट हैंड्स? तो अभी यहाँ पे अपने को क्या निकालना है? एंगल। तो इसके लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मूला दिया है कि जो भी आवर्स होते हैं उसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, -11 डिवाइड बाय 2 इंटू मिनट्स। तो अभी जो है अपने 30 इंटू आवर्स कितने अपने पास? 3 है, -11 डिवाइड बाय 2 इंटू मिनट्स कितने दिए अपने पास? 15। तो इसका जो कैलकुलेशंस करते हैं तो 19 - 82.5, इसलिए इसका आंसर कितना आएगा? 7.5। ओके, 16, what will be the next number in a series 5, 10, 20 and 40? यहाँ पे भी सेम अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी क्या है? 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, 5 into 10, 5 into 2, 10, 10 into 2, 20, 20 into 2, 40, 40 into 2, 80। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? 80। ओके, नेक्स्ट 17, if the statement is all cats are animal, which of the following is the true? अगर ऑल कैट्स आर एनिमल है तो जो 4 स्टेटमेंट है उसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ये अपने को निकालना है। तो इसके लिए भी आप डायग्राम निकाल लो। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या दिए है? कैट्स, और उसके पहले कैट्स का मैंने एक सर्कल निकाला है, और ऑल मतलब क्या होगा कि ये जो सभी कैट्स है ये सभी क्या है? एनिमल्स है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? यहाँ पे अभी देखते हैं कि ऑल एनिमल्स आर कैट्स, नहीं है क्या? ऑल एनिमल्स नहीं है, ऑल कैट्स आर एनिमल है। ओके, सम एनिमल आर कैट्स, यस, सम एनिमल जो है वो क्या है? कैट्स है। नो कैट्स आर एनिमल, नहीं है। ऑल कैट्स आर नॉट एनिमल, फॉल्स है, मतलब इसका आंसर क्या आएगा? सेकंड जो आएगा, सम एनिमल्स आर कैट्स। ओके, नेक्स्ट 18, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज डेटा सफिशिएंसी रिक्वायर्ड? अभी डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला है ऑल साइड्स आर ऑल साइड्स इक्वल, what is the area of the square, is the triangle right angle, all of this। तो सभी जो क्वेश्चंस है वो सभी क्या है? डिफरेंट है, इसलिए डेटा क्या है? इसका आंसर ऑल ऑफ इनसफिशिएंट, क्योंकि कोई भी सफिशिएंट इंफॉर्मेशन जो है वो अपने को नहीं मिली है। ईच रिक्वायर सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, ऑल साइड्स आर इक्वल बोला है, उसके बाद व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर बोला है, मतलब यहाँ पे सभी इंफॉर्मेशन क्या है? सफिशिएंट दी हुई है, इसलिए ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट 19, if A is father of B and B is brother of C, how is C related to A? A जो है वो फादर है B के एंड B जो है वो C का ब्रदर है, तो how C is related to A? तो C जो है वो A का क्या हो गया? चाइल्ड हो गया। अब चाइल्ड में क्या है? इसने पर्टिकुलर दिया नहीं है डॉटर एंड सन, तो वो डॉटर भी हो सकता है या फिर सन भी हो सकता है, इसलिए इसका आंसर क्या है? अपना चाइल्ड। ओके, नेक्स्ट, Which of the following is the non-verbal reasoning question? अभी इसमें का non-verbal reasoning question कौन सा है, ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स है, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन है, अल्फाबेट कोडिंग है एंड नॉन ऑफ। तो पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन जो है वो क्या है? नॉन वर्बल रीजनिंग में आता है। ओके,
तो ये 20 क्वेश्चंस थे अपने सेकंड इसके। अभी थर्ड जो क्वेश्चंस रहेगा वो मैथमेटिकल्स रहेगा, मतलब क्वांटिटी एप्टीट्यूड का। उसमें अपने को 15 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना थर्ड सेक्शन जो है वो क्वांटिटी एप्टीट्यूड का है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the average number of 10, 20, 30 and 50? अभी एवरेज नंबर दिया है तो एवरेज का फॉर्मूला अपने को पता है। एवरेज का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो जो भी नंबर्स है उनकी सबसे पहले अपने को क्या करना है? सम करना है। मतलब 10, 20, 30, 40 इनकी सबके पहले सम करना है। एंड नंबर ऑफ क्वांटिटी कितने अपने पास कितने नंबर्स है? 4 नंबर्स है। तो वो 4 नंबर्स अपने को क्या करना है? काउंट करना है। मतलब 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40, तो इसका आंसर आता है 100 एंड 100 डिवाइड बाय 4, तो इसलिए इसका आंसर कितना आएगा? 25। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, इफ द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन अ क्लास इज 3:2 एंड देयर आर 30 बॉयज, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर? तो अभी अपने को यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो जो दिया है वो 3:2 का दिया है, और बॉयज जो बोला है वो कितने हैं? 30 है। तो गर्ल्स कितने हैं ये अपने को निकालना है। तो अगर बॉयज का अगर रेशियो देखते हैं अपन, तो कितना आएगा बॉयज का रेशियो? 3x। तो इनडायरेक्टली x की वैल्यू अगर निकालना है तो 3x इक्वल्स टू 30, मतलब x इक्वल्स टू 30 डिवाइड बाय 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। और x की वैल्यू अगर 10 आ गई तो गर्ल्स का जो रेशियो है वो क्या है? 2x है। तो 2 इंटू एक्स मतलब 2 इंटू 10 मतलब 20। तो गर्ल्स कितने हैं? 20। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 144? 144 का स्क्वायर कितना है? 12 है। ये सबको भी पता है। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी मैं अभी नेक्स्ट इसमें बताऊंगा कि कुछ सम की एडिशन है या फिर क्यूब है, स्क्वायर रूट है या फिर मल्टीप्लीकेशन है। ये सारी चीजें मैं नेक्स्ट इसमें बताऊंगा कि इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है। ओके, कैसे अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे अपन ये नॉर्मल एक लेवल 1 का दिख रहा है इसलिए मैंने यहाँ पे सॉल्व नहीं करके दिया है। ये तो सभी को पता है, और 30 तक 40 तक 50 तक जितने भी हो सके सबको स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर और क्यूब्स ये अपने को पता ही होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट फोर्थ, इफ अ शर्ट इज सोल्ड फॉर ₹80 आफ्टर अ 20% डिस्काउंट, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस? अब अगर इन्होंने बोला है कि सोल्ड शर्ट जो है वो 80 रुपीज में सोल्ड किया है आफ्टर 20% गिवन डिस्काउंट, मतलब 20% डिस्काउंट देके इन्होंने जो शर्ट है वो 80 रुपीज में सोल्ड किया है, तो उसके ओरिजिनल प्राइस क्या है वो अपने को निकालना है। तो इनडायरेक्टली मैंने देखा यहाँ पे सॉल्व करके दिया है कि जो भी सेल प्राइस है वो कितना है? 80 है। डिस्काउंट दिया है 20%, 20% मतलब 0.2। तो ओरिजिनल प्राइस निकालना है तो उसके लिए क्या है फॉर्मूला? 1 माइनस डिस्काउंट इंटू एक्स इक्वल्स टू सेल प्राइस। तो 1 माइनस डिस्काउंट कितना है? 0.2 इंटू एक्स इक्वल्स टू 80। तो 0.8 मतलब 1 माइनस 0.2 मतलब कितना आ गया? 0.8 इंटू एक्स इक्वल्स टू 80 मतलब 80 डिवाइड बाय 0.8 मतलब 100। तो इसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो कितना रहेगा? 100। इसकी भी शॉर्ट ट्रिक्स है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट पेपर में बताऊंगा। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ, व्हाट इज द 15% ऑफ 200? का 200 का 15% निकालना है तो इसलिए 200 इंटू 15 डिवाइड बाय 100, तो इसलिए इसका आंसर कितना आएगा? 30। ओके, नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ प्राइम नंबर? अब अपने को सबसे पहले तो नंबर सिस्टम में पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर मतलब क्या होता है कि विच इज डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ, मतलब जो नंबर सिर्फ 1 से डिवाइड होता है या फिर वो खुद के ही नंबर से डिवाइड होता है, तो वही नंबर क्या होता है यहाँ पे? प्राइम नंबर होता है। तो यहाँ पे 21, 25, 29 एंड 35 दिया है। तो 21 3 से डिवाइड होता है, 25 5 से डिवाइड होता है, 35 भी डिवाइड होता है 5 से एंड 7 से, लेकिन 29 ऐसी नंबर है जो सिर्फ 1 से और 29 से ही डिवाइड होता है, इसलिए इसका आंसर कितना है? 29। ओके, नेक्स्ट 7 क्वेश्चन, अ ट्रेन ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, हाउ फार डज इट ट्रेवल इन 2.5 आवर्स? मतलब अगर 60 किलोमीटर पर के स्पीड से अगर ट्रेन ट्रेवल कर रही है तो 2.5 आवर्स में वो कितना ट्रेवल करेगी? अभी देखो दोनों जो है वो किलोमीटर पर आवर्स में दिए है स्पीड, और जो टाइम भी है वो क्या दिया है? 2.5 आवर्स में ही दिया है। मतलब यहाँ पे सेकंड का कंसेप्ट नहीं है, मिनट का कंसेप्ट नहीं है, इसलिए इसका क्या है? डायरेक्ट फॉर्मूला का कंसेप्ट यूज होगा डिस्टेंस का, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? स्पीड इंटू टाइम। तो अपने को स्पीड कितना दिया है? 60 किलोमीटर पर आवर, एंड टाइम जो दिया है वो 2.5, तो 60 इंटू 2.5 मतलब 150 किलोमीटर पर आवर, मतलब 150 किलोमीटर वो क्या करेगा? ट्रैवल करेगा 2.5 आवर्स में। ओके, नेक्स्ट
8 question. If two runners start a race at the same time and one run at 8 kilometer per hour while the other at 10 kilometer per hour, how far apart will they be after 1 hour? मतलब एक कैंडिडेट जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर से स्टार्ट रन कर रहा है और जो सेकंड है वो 10 किलोमीटर पर आवर से स्टार्ट कर रहा है, तो आफ्टर 1 आवर वो कितना पार्ट कवर करेगा? तो इनडायरेक्टली इनका जो डिफरेंस है वो क्या रहेगा? ये डिफरेंस जो आएगा 10 किलोमीटर माइनस 8 किलोमीटर, तो वो उसका जो पार्ट रहेगा वो कितना कवर रहेगा? 2 किलोमीटर पार्ट में वो कवर होगा। ओके, नेक्स्ट 9, व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 27? अब 27 का क्यूब रूट अपने को पता है 3 ही आएगा। ओके, इसकी भी शॉर्ट ट्रिक मैं बताऊंगा नेक्स्ट इसमें। 10 क्वेश्चन, अ टैंक कैन फिल a tank can be filled by pipe in 4 hours and empty by another pipe in 6 hours। मतलब एक टैंक जो है उसको फिल करने के लिए एक पाइप से 4 आवर लग रहा है और वही टैंक को अगर एम्प्टी करने के लिए सेकंड पाइप से 6 आवर्स लग रहे हैं। तो हाउ लॉन्ग इट टेक टू फिल द टैंक इफ बोथ पाइप आर ओपन? अगर दोनों पाइप अगर ओपन करते हैं तो कितना टाइम लगेगा वो टैंक को फिल करने के लिए? तो सिंपल है, ए जो है वो 1/4 से हो रहा है और बी जो है वो 1/6 से होगा। तो यहाँ पे क्या हो है, दोनों पाइप्स क्या है ओपन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे माइनस करेंगे। तो 1/4 माइनस 1/6 इक्वल्स टू कितना है? यहाँ पे सबसे पहले इनका एलसीएम निकालेंगे। ओके, तो इसका क्या आएगा, या फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं लेकिन उतना डिफिकल्ट जाएगा, इसलिए इनका क्या निकाला अपने 12 जो है कॉमन निकाला, 4 3 12 एंड 6 2 12 और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर की वैल्यू के साथ। मतलब 3 - 2 डिवाइड बाय 12, तो 1/2 मतलब 12 आवर्स लगेंगे। टैंक दोनों पाइप अगर ओपन होते हैं तो टैंक फिल करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 12 आवर्स। ये भी मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ओके, नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, व्हाट इज द एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 36? ये भी सबको पता ही है, 12 इंटू 2 24, 12 इंटू 3 36, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? 12। ओके, इसकी भी शॉर्ट ट्रिक है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट इसमें बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th, इफ अ पर्सन इज करंटली 30 ईयर ओल्ड, हाउ ओल्ड दे बी इन 10 ईयर्स? मतलब अगर एक पर्सन है उसकी आज की करंट की एज अगर 30 है तो 10 साल बाद उसकी एज कितनी रहेगी? तो करंट एज अगर 30 है तो 10 साल बाद वो कितने का रहेगा? 40 ईयर्स का। ओके, नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, इफ अ 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन टेक 10 सेकंड। अब देखो यहाँ पे मीटर में दिया है और यहाँ पे सेकंड में भी टाइम दिया है, तो 10 सेकंड टू क्रॉस अ ब्रिज, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन? तो सिंपल सी बात है, दोनों मीटर में और इधर सेकंड में दिया है, तो स्पीड का फॉर्मूला अप्लाई होगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो 100 मीटर्स डिवाइड बाय 10 सेकंड, तो 10 मीटर पर सेकंड उसका आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट 14, अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 60 मीटर लॉन्ग एंड 40 मीटर वाइड, व्हाट इज द एरिया? तो एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू विड्थ, तो 60 इंटू 40, क्योंकि दोनों मीटर में ही दिया है इसलिए उसका आंसर कितना आएगा? 2400 स्क्वायर मीटर, 2400। ओके, नेक्स्ट, इफ अ प्रोडक्ट ओरिजिनली कॉस्ट ₹50 एंड इज सेल फॉर ₹40, व्हाट इज द परसेंटेज डिस्काउंट? अब यहाँ पे परसेंटेज डिस्काउंट निकालना है कि अगर उसकी ओरिजिनल प्राइस अगर 50 है और सेल प्राइस अगर 40 है तो उसको कितना परसेंट डिस्काउंट मिला है। तो यहाँ पे डिस्काउंट का फॉर्मूला अप्लाई होगा कि ओरिजिनल प्राइस माइनस सेल प्राइस डिवाइड बाय ओरिजिनल प्राइस इंटू 100। तो इनडायरेक्टली 50 माइनस 40 डिवाइड बाय 50 इंटू 100, तो यहाँ पे आएगा 20% इसका आंसर। ओके, आपको सारे क्वेश्चंस मतलब जो परसेंटेज के रूल्स है या फिर डिस्काउंट के रूल्स है या फिर प्रॉफिट एंड लॉस के जो फॉर्मूलेज है, रूल्स है, वो आपको पता ही होंगे। ओके, अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो अपना 4th सेक्शन जो है वो मराठी लैंग्वेज का है। मराठी लैंग्वेज में सारी चीजें पूछ सकते हैं, कुछ डिफरेंट नहीं है। जो भी क्वेश्चंस है जो सिंपल मैनर में दिए रहेंगे लेकिन वही अपने को हार्ड जाता है, क्योंकि इनडायरेक्टली ग्रामर, इंग्लिश का ग्रामर और मराठी में अपन उसको व्याकरण बोलते हैं, तो वही चीज यहाँ पे अपने को आने वाली है। तो सेक्शन 4 का फर्स्ट जो है क्वेश्चन वो क्या है, समस्येची डैश अपेक्षित होती। ओके, अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है।
तो फर्स्ट ऑप्शन है उपाय, सेकंड है स्वरूप, थर्ड है ठरवणूक अँड फोर्थ है निष्कर्ष. ओके, तो समस्येची स्वरूप अपेक्षित होती. अब स्वरूप मीन्स क्या है, ये एक टाइप के लक्षण, मतलब उसका एक वैशिष्ट्य है, मतलब एक उसका फीचर है. तो समस्या की स्वरूप अपेक्षित होती, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, सेकंड, स्वरूप. ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन. जर मी तुझ्या जागी असतो तर त्या संधीला डॅश. आता इथे बघा 4 ऑप्शन दिलेले आहेत आपल्याला. नाकारले, नाकारत, नकार, नाकारतो. ओके, तर याच्यामध्ये काय आहे की तरच्या आधी क्रियापदाची मूळ रूप वापरले जाते, म्हणून इथे काय आहे, नाकारले. जर मी तुझ्या जागी असतो तर त्या संधीला नाकारले. ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन. शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना वाक्याचे भाषांतर करण्यास सांगितले. ती एक पुस्तक वाचत आहे. या वाक्यातील क्रियापद कोणते आहे? ओके, तर वाचत हे वाचत, आता पहा, ती एक वाचत आहे, तर वाचत हे काय क्रियापद आहे. ओके, याच्यासाठी याचा आन्सर काय आहे, वाचत. आता मी मराठीमध्ये आहे म्हणून मी मराठीमध्ये बोलत आहे. ओके, चौथा क्वेश्चन. सुखी आणि आनंदित या शब्दांचा डॅश आहे. आता इथे काय म्हटलेलं आहे, विरुद्धार्थक, समानार्थक, समरूप आणि विशेषण. तर सुखी आनंदित हे जे आहे हे समानार्थ आहेत, बरोबर आहे, म्हणून समानार्थक आहे, हा या शब्दांचा समानार्थक आहे. सुखी आणि आनंदित या शब्दांचा समानार्थक आहे. ओके, नेक्स्ट फिफ्थ. खालील वाक्यात योग्य क्रियापद निवडा. काहीतरी डॅश नाही. आता याच्यामध्ये वाक्यात एक वचन असल्याने आहे हे क्रियापद योग्य आहे, म्हणून इथे काय आहे, काहीतरी आहे नाही, म्हणून याचा आन्सर काय आहे, आहे. ठीक आहे, नेक्स्ट 6. तिचा आवाज गोड आहे. या वाक्यात गोड हा डॅश आहे. तर गोड काय आहे, विशेषण आहे, कारण त्या आवाजाचे वर्णन करत आहे. गोड हा काय आहे, आवाजाचे वर्णन करत आहे, म्हणून गोड काय आहे, विशेषण, म्हणून याचा आन्सर किती आहे, 3. नेक्स्ट. खालील वाक्यात 3 वापरलेले आहेत. हे डॅश भाषेत आहे. तर आता 3 वापरलेले आहेत, तर काय, ती म्हणाली की, हे अप्रत्यक्ष भाषण आहे, म्हणजे काय आहे, अप्रत्यक्ष. तर अप्रत्यक्ष भाषण. ओके, म्हणून त्याचा आन्सर काय, अप्रत्यक्ष. नेक्स्ट. हृदयात एक भावना आहे. वाक्यातील भावना हा शब्द डॅश आहे. तर काय आहे, ध्वनी, विचार, क्रिया, वस्तू. तर भावना हा शब्द काय आहे, वस्तू आहे. भावना काय आहे, एक वस्तू आहे. ओके, नेक्स्ट 9th. तो वेगाने धावत होता. वाक्यात वेगाने म्हणजे काय, वेगाने हा क्रिया विशेषण आहे, कारण ते धावणे कसे हे दर्शवते. ओके, म्हणून त्याचा आन्सर काय आहे, क्रिया विशेषण, सेकंड. नेक्स्ट 10th. खालील वाक्यात योग्य शब्द भरा. मी आज डॅश शाळेत जातो. तर संध्याकाळी, संध्याकाळ, संध्याकाळीच की संध्याकाळची. तर सिंपल आहे, मी आज संध्याकाळी शाळेत जातो, कारण की संध्याकाळी हे प्रॉपर आहे. ओके, वेळ दर्शवणारी स्थिती आहे संध्याकाळ. संध्याकाळ नसते, संध्याकाळीच नाही, संध्याकाळची पण नाही, म्हणून याचा आन्सर काय आहे, संध्याकाळी शाळेत जातो. ओके, नेक्स्ट 11. काठ्यावर हा शब्द डॅश प्रकारचा आहे. तर काठ्यावर हा एक स्थान दर्शवणावर आहे, म्हणजे किनारा आपण ज्याला म्हणतो, काठ. ओके, तर हा स्थानिक प्रकारचा आहे. काठ्यावर हा शब्द काय आहे, स्थानिक, म्हणजे 3. 12वा क्वेश्चन. माझ्या घरामध्ये काही डॅश आहेत. तर वस्तू, वस्तुए, वस्तू आणि वस्तू. ओके, तर माझ्या घरामध्ये काय आहेत, वस्तू आहेत. ओके, तर हे काय आहे, एक वचनाचे योग्य रूप आहे, म्हणून माझ्या घरामध्ये काही वस्तू आहेत. ओके, नेक्स्ट 14. सर्वच लोक डॅश आले. ओके, येईल, येत, आले, आलेले. आले हा भूतकाळ दर्शवणारा क्रियापद आहे. सर्व लोक आले. ओके, नेक्स्ट 15. पावसात नेहमी डॅश लागते. गार, गारवा, गारवी की गारवे. तर पावसात नेहमी गार लागते. गार हा योग्य शब्द जो पावसात लागणाऱ्या अनुभवाचे वर्णन करतो, म्हणून त्याचा आन्सर काय आहे, गार. तर इथे आपला हा क्वेश्चन पेपर पॅटर्न संपलेला आहे.
ओके, चार ही क्वेश्चन अपन थे, चारों क्वेश्चन, चारों पेपर पैटर्न अपने यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं, चारों सेक्शंस। ओके, जो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो है वो सेकंड पेपर रहेगा जो मीडियम डिफिकल्ट रहेगा, मतलब इससे और डिफिकल्ट रहेगा। ठीक है, और उसमें सारे मैं शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा कि कैसी क्या कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं या फिर कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, वो सारी चीजें मैं वहां पे एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि वो पेपर और डिफिकल्ट होने वाला है। और थर्ड जो पेपर रहेगा वो एक्सपेक्टेड रहेगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि एक्सपेक्टेड क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, वो क्वेश्चन अपन थर्ड पेपर में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को वॉच करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अगर कुछ भी पीडीएफ अगर जरूरत लगती है आपको तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वर्चुअल कोड रनर आप सर्च कीजिए, डायरेक्टली मैसेज कर दीजिए। मैं आपको जो भी मेरे पास क्वेश्चन है इसके रिलेटेड मैं आपको सारे शेयर कर दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।